अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ग्रोथ इन बैक्टीरिया के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर ये समझ आ गया तो जो बैक्टीरिया को लेकर लैब में जो काम हो रहे हैं या लैब के हवाले से बैक्टीरिया के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रोथ इन बैक्टीरिया और थोड़ा सा जो है रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से, दोनों में फ़र्क है। इसलिए जो ग्रोथ इन बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को एक ही साथ पढ़ाया जाता है। तो पहले समझो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है, हमने टॉपिक को बाद में शुरू कर रहे हैं, हमने पहले ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में फर्क देखना है। इसमें ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में फर्क देखना है। पहले इस चीज को समझ लें, उसके बाद हम जाएंगे ग्रोथ इन बैक्टीरिया पे। तो रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिकली रिप्रोडक्शन होती है हमारे पास मदर सेल का डॉटर सेल में कन्वर्ट होना, दैट इज रिप्रोडक्शन। एक सेल दो में कन्वर्ट होगी। कि बैक्टीरिया के केस में हम बात करते हैं, बिल्कुल हमारे पास एक सेल है, ये वाला बैक्टीरिया की एक सेल है, वो हमारे पास उसमें चाहे तो बाइनरी फिशन होगी या उसमें बडिंग होगी, वो रिप्रोडक्शन के साथ हम देखेंगे उसको। बाइनरी फिशन हो जाए या हमारे पास बडिंग हो जाए, लेकिन ये एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? दो में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे पास, इसके अंदर जो चेंजेस होती है, जिस तरह के ये कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है, कैसे ये एक सेल जो इसमें क्या चेंजेस होती है कि ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम कैसे रिप्लिकेट करते हैं, ये सारी चीजें, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। मतलब ये एक मदर सेल है, ये क्या है? एक मदर सेल है, वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। किस चीज में कन्वर्ट हो जाए? डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। और इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इस चीज को जान लो कि वो टाइम जिसमें ये एक सेल इन दो में कन्वर्ट हो जाए, जितना टाइम इसको लगता है, मतलब ये कोई भी सेल है, जैसे ही बना, जैसे कि हमारे पास ये सेल है, ये आगे जब दो में मजीद कन्वर्ट होगा तो यहां से लेकर अभी ये बने, यहां से लेकर जब ये दोबारा डिवाइडिंग स्टेज में चला जाता है, दोबारा डिवाइड कर जाता है, उस टाइम को, जितने टाइम में ये होता है ये सारा प्रोसेस, उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। उसे क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जनरेशन टाइम का। जनरेशन टाइम क्या होता है कि एक जो बच्चा जो अभी, मतलब एक जाइगोट, अगर इंसान के केस में जाइगोट से लेकर एक बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके आगे जो बच्चे पैदा होंगे, वो जो टाइम होगा उसको बोलेंगे हम जनरेशन टाइम। क्या बोलेंगे हम? जनरेशन टाइम। जैसे ह्यूमन के केस में जो जनरेशन टाइम तकरीबन 25 साल का होता है, कि हर 25 साल बाद जनरेशन अगली आ चुकी होती है। कि अभी जो है, अगर 2023 में हम हैं तो आज से 25 साल बाद फिर हमारी अगली जनरेशन हमारी जगह पे होगी, तो दैट इज जनरेशन टाइम। तो यहाँ पर भी एक सेल का दो में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। और बैक्टीरिया के केस में इसको जनरेशन टाइम से ज्यादा अच्छा है कि इसको हम डबलिंग टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबलिंग टाइम। तो ये दोनों का मतलब सेम होगा, डबलिंग टाइम हो या जनरेशन टाइम हो, दोनों का मतलब क्या होगा कि एक मदर सेल डॉटर सेल्स में जो कन्वर्ट होता है, जितने टाइम में कन्वर्ट होता है उसके अंदर जो जो प्रोसेस होता है, मतलब ये एक मदर सेल बन गया, इसमें जब तक ये डिवाइड होगा डॉटर सेल्स में, इसकी जो डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा, तो जितना ये टाइम लेगा, क्या लेगा? जितना भी टाइम वो, अब एशेरिकिया कोलाई के केस में 20 मिनट्स भी हो सकते हैं। कितने मिनट्स? 20 मिनट्स। मतलब 20 मिनट में ये बन भी जाता है और उसके बाद इसके आगे बच्चे भी आ जाते हैं 20 मिनट के अंदर। तो इस एशेरिकिया कोलाई के लिए, ई कोलाई के लिए जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम कितना होगा? 20 मिनट्स। इसी तरह जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है जो टीबी काज करता है, उसके लिए तकरीबन 24 आवर्स होता है। मतलब वो 24 घंटों में हमारे पास क्या करता है? डबल होता है, एक से दो बनता है। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जैसे लेप्रोसी काजिम बैक्टीरिया है, तो वो हमारे पास तकरीबन 13-14 दिन लेता है, वो डेज में होता है, उतने में वो डबल होता है। लेकिन जनरेशन टाइम क्या होगा? जनरेशन टाइम एक मदर सेल डॉटर सेल में कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम? जनरेशन टाइम या फिर डबलिंग टाइम। अब ये हो गया हमारे पास रिप्रोडक्शन। ये क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ बेसिकली हमारे पास डील करेगा टाइम को एंड नंबर्स को। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ बेसिकली डील्स विद टाइम एंड नंबर्स, कि कितने टाइम में कितने हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज करे या डिक्रीज करके, इसको कहेंगे हम ग्रोथ। इसको क्या कहेंगे हम? ग्रोथ। जैसे हमारे पास एक कल्चर है, क्या है? कोई भी बैक्टीरिया हमने कल्चर किए, उसमें दो बैक्टीरिया हमने डाल दिए। शुरू में क्या कर दिया? दो बैक्टीरिया जो हमने डाल दिए, अब हम कहते हैं कि 1 घंटे बाद, कितने? 60 मिनट्स बाद, कितने बाद?
60 मिनट्स बाद इसमें कितनी ग्रोथ हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि 60 मिनट बाद ये कितना इंक्रीज कर गया नंबर में। अगर शुरू में ये 2 थे तो 60 मिनट बाद ये कितने होंगे, 8 है, 10 है, 12 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं। लेकिन वो उसका ग्रोथ है कि इसने इतने टाइम में इतना ग्रो किया, इसने इतने टाइम में इसको ग्रो किया, तो दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ किसको डील करेगी, टाइम को और नंबर को। किसको, कि कितने टाइम में कितना इंक्रीज आया, कितने टाइम में कितना डिक्रीज आया, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ पॉजिटिव भी जा सकती है कि मतलब चीज ग्रो कर गया, नेगेटिव भी आ सकती है कि डिक्लाइन कर गया, लेकिन ग्रोथ किसको करेगी, टाइम और नंबर को। जबकि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास बायो का एक टर्म है कि एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को, उसमें टाइम को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ सेल ज्यादा टाइम लेंगे, कुछ सेल जो ना कम टाइम लेंगे, उसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है, तो वो 1 से 2 में कन्वर्ट होना, दैट इज रिप्रोडक्शन। जबकि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हमारे पास टाइम और नंबर को क्या करेगी, डील करेगी। टाइम और नंबर को कैसे डील करेगी, क्या अभी मैंने बताया कि कोई 2 सेल हमने लिए, अब हम कहेंगे कि 60 मिनट या फिर 120 मिनट बाद, मतलब 2 घंटे बाद उस डिश में कितने सेल हुए होंगे, तो वो जो इंक्रीज इन नंबर है विद रिलेटेड टू टाइम, दैट विल बी ग्रोथ, दैट विल बी ग्रोथ। तो यहाँ पर भी हम ये जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि उसकी आबादी कितनी बढ़ रही है। जैसे अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अगर 20 साल पहले हमारी आबादी कुछ और थी, लेकिन 20 साल बाद हमारी आबादी जो पॉपुलेशन वो ग्रो कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब बेसिकली हुआ क्या है कि उस 20 साल में हमारा जो नंबर है, मतलब ये जो इंसानों की तादाद है मरदमशुमारी के लिहाज से, वो कितनी ज्यादा होगी, तो वो हमारे पास वो ग्रोथ है। वो क्या है, हमारे पास ग्रोथ है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ रिलेट करेगा टाइम और नंबर के साथ। किसके साथ रिलेट करेगा, टाइम और नंबर के साथ। ये बात हो गई। अब हम चलेंगे ग्रोथ इन बैक्टीरिया पे कि बैक्टीरिया में ग्रोथ कैसे होती है। बैक्टीरिया में ग्रोथ कैसे होती है, तो बैक्टीरिया में जो लैब में काम हो रहा था, लैब में बैच कल्चर किया जाता है, बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है, उसके लिए एक कर्व है, एक ग्राफ है, जिसके मदद से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को या ग्रोथ इन बैक्टीरिया को शो किया जाता है। उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक कर्व। तो उसको एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं। और वो कर्व या वो ग्राफ कैसे होता है, वो ग्राफ हमारे पास, मैंने क्या कहा कि ग्रोथ, टाइम और किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर को। तो यहाँ पर एक ग्राफ होगा, ऐसे में ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। और याद रखना, जब भी ग्राफ ड्रा करो तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है, ग्राफ हमेशा 2 क्वांटिटीज के बीच ड्रा किया जाता है। जो इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड ना कर रही हो, वो हमारे पास होगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे टाइम जो है, टाइम किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। टाइम गुजर रहा है, चाहे बैक्टीरिया ग्रो करे या ना करे, लेकिन टाइम गुजरेगा, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम टाइम ड्रा कर लेते हैं, मतलब यहाँ से टाइम होगा। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अब ये लॉग में दिए, असल में बेसिकली क्योंकि बैक्टीरिया के सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, हम उसको ऐसे आसानी से नहीं गिने जा सकते, तो उसका लॉग लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंसीडर करो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स। अब देखो यहाँ पर भी ग्रोथ ही शो होगा, क्योंकि टाइम और नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, तो नंबर और टाइम के साथ इसने रिलेट कर दिया। तो जो हमारे पास ग्रोथ इन बैक्टीरिया का कर्व होगा वो तकरीबन कुछ होगा ऐसे। यहाँ पे इस तरफ टाइम हो गया, जैसे ये 0 है दोनों के लिए, यहाँ पे ये 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट और आगे जाता जाएगा। यहाँ पे मैं कंसेंट्रेशन शो कर देता हूँ, बेसिकली ये 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200 और ये ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं खुद से कंसीडर कर रहा हूँ। तो वो जो ग्राफ बनेगा लैब के अंदर, वो बनेगा कुछ यूं। मैं यहाँ से अगर शुरू कर लूँ तो ये कुछ यूं बनेगा, फिर एकदम से ऊपर, फिर कुछ यूं बनेगा और फिर एकदम से नीचे। अब हम इसको, ये हमारे बुक्स में हर जगह जो है ये ग्राफ दिखाया गया होता है, तो हमने इसको एनालाइज करना, इसको समझना। क्या हो गया, हमारे पास इस तरह के ग्राफ बन गया। यह हमारे पास शो करेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को। किसको शो करेगा, बैक्टीरिया को, ग्रोथ को। तो पहली बात हुई, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंशियल कर्व या ग्रोथ इन बैक्टीरिया का जो कर्व इस्तेमाल होगी वो कर्व इन ग्रोथ बैक्टीरिया। तो हमारे पास यहाँ पे कर्व है, एक ग्राफ है, जिसको अभी हमने एनालाइज करना है। अगर हम इस गौर से देखें तो इस ग्राफ में हमारे पास बेसिकली 4 फेजेज है। एक फेज ये है, ठीक है, यहाँ तक, फिर एक सीधा ऊपर चला जाता है यहाँ तक, फिर सीधा एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है यहाँ पर, फिर सीधा एक आता है यहाँ पे। 4 बेसिकली हमारे पास फेजेज हैं। फिर इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है और ये चौथा फेज है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला फेज,
अब पहला फेज हमारे पास ये वाला फेज है। अब इसको यूं समझो कि लैब के अंदर, याद रखना ये जो कर्व आती है ये लैब में जो काम तुम लोग करो बैक्टीरिया पे, उसके कंट्रोलमेंट के लिए ये चीजें हमारे पास इस्तेमाल होती है। इन्वायरमेंट में इस तरह का कर्व बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस है वो चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, तो वहाँ पे फिर इस तरह का कर्व ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये काम लैब के लिए, तो बिलफर्ज ये हमने एक पेट्री डिश लिया था, एक बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने कुछ डाल दिए बैक्टीरिया, क्या डाल दिए, कुछ बैक्टीरिया डाल दिए, और उसके बाद अब ये बैक्टीरिया को अगर हमने ग्रो करवाना है तो इसको खुराक देना है, इसको पानी देना है, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे हमने कल्चर मीडिया डाल दिया, क्या डाल दिया, कल्चर मीडिया, मतलब वो एक खुराक जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जरूरी है, वो खुराक हमने उस डिश के अंदर, पैटी डिश के अंदर डाल दी है। ठीक है, वो एगर भी हो सकता है, वो कुछ भी जो तुम कल्चर मीडिया प्रोवाइड करोगे वो प्रोवाइड किया, कुछ बैक्टीरिया को डाल दिए। अब उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास थोड़े वक्त के लिए इस तरह के कर्व आएगा। अब इस कर्व का मतलब क्या है, इस पहले वाले कर्व को बोलते हैं लैग फेज, क्या बोलेंगे, LAG, लैग फेज। पहला ये कर्व जो है ये हमारे पास लैग फेज होगा। लैग फेज में क्या होता है, लैग फेज में बेसिकली हमारे पास कोई डिवीजन नहीं हो रही, मतलब बैक्टीरिया जो है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, बल्कि वो जो बैक्टीरिया है वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब एक कहीं से बैक्टीरिया तुमने उठाए और ये न्यू इन्वायरमेंट दिया ना, ये न्यू न्यूट्रिएंट्स है, न्यू मीडिया है, सब कुछ नया तुम लोगों ने दिया, तो एकदम से इसके अंदर डल कर बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस करना नहीं शुरू कर देना। पहले वो इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्टेबिलिटी आएगी उनकी, मतलब वो इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करेंगे। तो लैग फेज में क्या होगा, लैग फेज में बेसिकली हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास उस कल्चर में, उस कल्चर मीडिया के साथ अडॉप्ट होंगे। बिलफर्ज हम तुम लोगों ने यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट डाला हुआ है, तो एकदम से रिप्रोडक्शन तो नहीं होती ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो उन बैक्टीरिया ने वो एंजाइम्स अपने लिए बनाने हैं, अपने लिए क्या करने हैं, बनाने हैं, तो वो एंजाइम के बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लैग फेज के अंदर, अगर मैं इनको इन शॉर्ट बताऊं, तो लैग फेज के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया जो है, क्या बैक्टीरिया वो एक्टिव होगा मेटाबॉलिकली, एक्टिव क्या होगा, मेटाबॉलिकली। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या है, कि मतलब इसके अंदर ये खुराक अपनी खा रहे हैं, उस चीज के साथ अडॉप्ट कर रहे हैं, एंजाइम्स वगैरह बना रहा है, जिंदगी जी रहा है, लेकिन ये खुद को डिवाइड अभी नहीं कर रहा है। इस स्टेज के ऊपर ये डिवीजन अभी नहीं हो रही, इस स्टेज को हम बोलेंगे जहाँ पे अभी डिवीजन नहीं हो रही, लेकिन मेटाबॉलिकली जो है बैक्टीरिया एक्टिव है, बैक्टीरिया काम कर रहा है, वो खुद को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक प्रिपेयर कर रहा है, उस फेज को हम बोलेंगे लैग फेज। उसको क्या बोलेंगे, लैग फेज। उसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा, फिर कुछ टाइम के बाद, क्या कुछ टाइम के बाद एक दूसरा फेज शुरू होगा, जो कि एकदम से ऊपर चला जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस फेज को हम बोलेंगे लॉग फेज, क्या बोलेंगे इसको, लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। अब इस चीज को समझना है, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फेज में जैसे ही ये बैक्टीरिया जो है वो मीडिया के साथ अडॉप्ट कर जाए, उसको समझ लें कि अच्छा ये मीडिया इस तरह का है, उसके बाद वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और इतना तेजी से डिवाइड होते हैं कि थोड़े से टाइम में वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। एक्सपोनेंशियली ग्रो का क्या मतलब है कि बिलफर्ज मैंने यहाँ पे श्रीका कोलाइड है, इस चीज को समझो, इस चीज को समझ आएगी तो सारी चीजें समझ आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है, बिलफर्ज मैंने इसमें ये श्रीका कोलाइड डाला था, श्रीका कोलाइड का जनरेशन टाइम क्या होता है, 20 मिनट। तो मैं कहता हूँ कि बिलफर्ज 20 मिनट की बात हो रही है, तो पहले मैंने इसमें डाल दिए थे एक बैक्टीरिया डाल दिया था, एक एश्रिका कोलाइड बैक्टीरिया डाला था, ठीक है, उसने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद क्या होगी, जब पहली जनरेशन आएगी, आफ्टर वन जनरेशन टाइम, ये एक बैक्टीरिया कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। मतलब ये अभी 0 मिनट से 20 मिनट बाद क्या हुए, एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट हो गया, एक बैक्टीरिया कितने में कन्वर्ट हो गया, 2 में। फिर अगले 20 मिनट में, किसमें, अगले 20 मिनट में, मतलब 40 मिनट हो गए, 20 मिनट गुजर गए, अगले 20 मिनट में क्या होगा, ये 2 जो है ये दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे और 2 से 4 हो जाएंगे, 2 से कितने हो जाएंगे, 4। मतलब 2 जनरेशन के बाद एक बैक्टीरिया 4 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। अगली जनरेशन में अगर देखें तो मतलब अगर 60 मिनट बाद देखें तो ये 4 जो है ये 8 हो गए होंगे, कितने हो गए होंगे, 8। और अगले 80 मिनट के बाद ये वाले 16 हो गए होंगे। तो अगर इस सीक्वेंस को गौर से देखो तो ये 2, 4, 8, 16, अब आगे 32 आएगा, फिर 64, फिर 128। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया है
वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसके डबल होंगे 2 फिर 4 फिर 8 फिर 12 10 फिर 12 फिर 14, ऐसे नहीं ग्रो कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियली मतलब हर बार अपने पिछले वाले के डबल जा रहे हैं। ये पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 4 का डबल 8 हुए, फिर 8 का डबल 16 हुए, 16 के डबल 32 हुए, 32 के डबल 64 हुए। तो इस तरीके एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। तो इस मीडिया के अंदर ये वाला फेज जिसमें बैक्टीरिया जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हो। उस फेज को हम बोलेंगे लॉग फेज। उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो हाई लेवल पे होगी, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। वहां पे हाई रेट ऑफ न्यू जनरेशन आएंगी, जबकि मर थोड़े रहे होंगे। मतलब अब कुछ बैक्टीरिया लाजमी बात है कि वो उसमें से मरेंगे भी, लेकिन मरने के जो रेट है, जो डेथ रेट है वो कम होगा, और जो जनरेशन रेट है, जो कि न्यू जनरेशन रेट है, वो हमारे पास क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की समझ आ गई ना? इस अभी हम इसको एनालाइज करेंगे तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है और बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि छुपे हुए हैं। ये जनरेशन टाइम के लिहाज से जो है ना बहुत सारे न्यूमेरिकल छुपे हुए हैं। पहले इस चीज को समझो कि लॉग फेज के अंदर हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ लिविंग सेल्स, नंबर ऑफ लिविंग सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू डेथ रेट के। मतलब मरने वालों से ज्यादा हमारे पास जीने वाले ज्यादा होंगे। जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो नंबर में इंक्रीज कर रहा होगा, मर थोड़े रहे होंगे लेकिन इंक्रीज बहुत ज्यादा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ना, इस 20 मिनट में तकरीबन कांस्टेंट था, लेकिन अगले 40 मिनट में एकदम से वो जो है रिप्रोडक्शन रेट जो है, ये तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया था, वैसे कह रहा हूँ कि अगले थोड़े सी टाइम में हमारे पास ये एकदम से जो कर्व है ये ऊपर चली जाती है, और जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो एकदम से इंक्रीज कर जाते हैं। उस फेज को क्या बोलेंगे हम? लॉग फेज। उसको क्या बोलेंगे हम? लॉग फेज बोलेंगे। और इस लॉग फेज से रिलेटेड हमारे पास एक जो है नंबर ऑफ क्या सेल्स, अगर कैलकुलेट कोई पूछे कि हमारे पास हमने शुरू में 2 बैक्टीरिया डाले थे, क्या है क्या मैंने शुरू में 2 बैक्टीरिया डाले थे, तो 10 जनरेशन के बाद हमारे पास कितने बैक्टीरिया होंगे? क्या क्या हमने शुरू में कल्चर में 2 बैक्टीरिया डाल दिए थे एशरिका कोलाई के, और उनको सारी कंडीशन प्रोवाइड की, तो 10 जनरेशन के बाद वहां कितने बैक्टीरिया होंगे? तो उसको कैसे हमने फाइंड करना है? उसके लिए फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 2 की पावर n। अब बुक में इस चीज को थोड़ा सा जो है वो टच दिया गया, लेकिन प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लिखा गया। प्रॉपर फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये लिख लो साथ, n इंटू n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n। अब यहाँ पे इन चीजों का मतलब क्या है? n इंटू n इज क्या होगा हमारे पास? ये nn हमारे पास है नंबर ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया या नंबर ऑफ सेल्स, इसको मैं सेल्स दे देता हूँ। नंबर ऑफ सेल्स एट एनी जनरेशन, एट एनी जनरेशन, जिस जनरेशन पे वो पूछे वो हमारे पास यहाँ से निकल आएगा। नंबर ऑफ सेल्स एट एनी जनरेशन। एन नॉट क्या है? एन नॉट हमारे पास है नंबर ऑफ सेल्स बिफोर डिवाइडिंग स्टेज, बिफोर डिवाइडिंग स्टेज। बिफोर डिवाइडिंग स्टेज का मतलब क्या? जो इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स थे जो कि हमने कल्चर में डाले थे बैक्टीरिया के, वो हमारे पास होगा एन नॉट। वो क्या होगा? एन नॉट। तीसरा हमारे पास वेरिएबल जो है वो सिर्फ एन है। वो क्या हमारे पास? सिर्फ एन। तो एन क्या है हमारे पास? ये है जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन टाइम, नंबर ऑफ जनरेशन टाइम के कितने जनरेशन टाइम के बाद वो पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ जनरेशन टाइम। अब फर्ज हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमने शुरू में जो ना एक कल्चर में 4 बैक्टीरिया डाल दिए थे। कितने बैक्टीरिया डाले थे? 4 बैक्टीरिया डाले थे। तो 5 जनरेशन के बाद उस कल्चर में कितने बैक्टीरिया होंगे? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, एमसीक्यूज में भी आते हैं, हायर लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो वो कैसे हमने फाइंड करना है। n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि शुरू में जो बैक्टीरिया थे वो 4 थे, तो n नॉट हमारे पास कितना हुआ? 4। n नॉट कितना हुआ? 4 हुआ। फिर कहते हैं कि 5 जनरेशन बाद, 5 जनरेशन टाइम के बाद, अब ये नंबर ऑफ जनरेशन टाइम कितना है? 5 है, कि 5 जनरेशन के बाद तो n हमारे पास क्या हुआ? 5। कहते हैं 5 जनरेशन के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, मतलब nn हमने फाइंड करना है। nn वो हमसे पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो nn का फॉर्मूला क्या है, उसमें ये पुट कर दो। nn का फॉर्मूला है n नॉट इंटू 2 पावर n। तो n नॉट हमारे पास कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जनरेशन कितनी है? 5। अब 2 की पावर 5 क्या आती है? कैलकुलेट करो जरा, ये क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास
4 8 16 32, तो 2 की पावर 5 क्या है हमारे पास 32। तो यहाँ पर टोटल एन कितने होंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128। तो मतलब क्या है 5 जनरेशन के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, 128 होंगे। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से निकल आते हैं, ये भी हमारे पास इससे यहाँ पे रिलेटेड हो जाता है। ये बात हो गई। यहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास 5 जनरेशन के बाद बैक्टीरिया के जो नंबर थे वो 128 आए हैं, तो बताओ कि शुरू में हमने कितने लिए थे। मतलब हमारे पास जनरेशन 5 है और ये एन उन्होंने बता दिया कि 128 है। एन नॉट का अगर पूछे तो एन नॉट का फॉर्मूला क्या है, इसी को रीअरेंज कर दो। एन नॉट क्या बनेगा हमारे पास, एन नॉट को अगर हम साइड्स पे निकाल दें तो ये एन एन, और ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब एन नॉट क्या था वो हमने फाइंड करना है, एन एन 128 है, 2 की पावर एन कितना है 32। तो यहाँ से 4 निकल आएगा जो कि एन नॉट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखो, तो बहुत सारे एमसीक्यूज जो कि हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो समझ आ जाएंगे अगर ये फॉर्मूला तुम लोगों के जहन में हो, और इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है, कौन सा जो वेरिएटिव है हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है उस चीज को देखो। तो ये हमारे पास लॉग फेज से रिलेटेड था, तो ये चीज भी बता दी। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे में। कहाँ पे चलेंगे, तीसरे फेज में। अब तीसरे फेज में क्या हो रहा था, बेसिकली तीसरे फेज में अगर हम देखें गौर से तो ये लॉग फेज हो गया, एक्सपोनेंशियल फेज हो गया। तीसरे फेज में अब क्या होगा, क्योंकि क्लोज सिस्टम था हमारे पास, यहाँ पे हमने जो लिया था जिसमें हमने बैक्टीरिया भी डाले थे और मीडियम भी उसको दिया था, मीडिया उसको दे दिया था। तो अब तीसरा फेज क्या होगा, तीसरा फेज उस वक्त स्टार्ट होता है जब हमारे पास मीडियम जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। ये जो खाना है, ये जो खुराक है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम इसको मजीद खुराक तो प्रोवाइड नहीं करें। तो एक वक्त तक तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे जब उनके पास मीडियम जो है वो बहुत ज्यादा था, उसके पास खुराक काफी सारी थी, न्यूट्रिएंट्स थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिप्लीट करना शुरू कर जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया हमने लिए हुए तो अगर ऑक्सीजन डिप्लीट कर जाए तो भी ये काम हो सकता है। तो जब न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो क्या ये जो बैक्टीरिया बने हुए थे एक्सपोनेंशियल फेज के बाद जो बैक्टीरिया बने थे, अब इनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, कंपटीशन, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो उस कंपटीशन के स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा कि अब बनेंगे भी थोड़े, बनेंगे इस वक्त क्या थोड़े, और मरने ज्यादा लगते हैं। क्या होते हैं, मरने ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा भी क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है जब रिसोर्सेज कम होंगे, मतलब हार्श कंडीशन आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है वो रिलीज होंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन बैक्टीरिया का वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, वो भी उसी मीडियम में अकुमुलेट होगा। तो वो मीडियम जो गंदा होता जा रहा होता है, क्या होता जा रहा होता है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो है जब हार्श कंडीशन आते हैं तो वो स्पोर बना लेते हैं, तो वो स्पोर फॉर्मेशन की तरफ चले जाएंगे, कुछ टॉक्सिन रिलीज करेंगे। तो ये जो मीडियम है ये खराब होना शुरू हो जाएगा, गंदा होना शुरू हो जाएगा, और वक्त ऐसा आएगा कि वहां पर नंबर ऑफ लिविंग सेल्स जो है या नंबर ऑफ नए बनने वाले समझे न्यूली फॉर्मिंग सेल्स, न्यूली फॉर्मिंग सेल्स मतलब जो नए सेल्स बन रहे होते हैं वो बराबर हो जाएंगे डेथ रेट के। मतलब जितने बन रहे हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे, मर भी रहे होंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक कमरा है, उसके 2 दरवाजे, पहले उस कमरे में हमने एक बंदा डाल दिया, ठीक है, आ रहे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि कमरा खिंचा खिंच बंदों से भर गया, अब उसमें मजीद एक बंदा भी नहीं आ सकता। तो क्या होगा, वो हम एक्सपोनेंशियल फेज को हमने अचीव कर लिया। उसके बाद क्या, अगर मैं एक और बंदा डालूंगा तो वहां दूसरे कमरे से एक और बंदा निकल जाएगा। अगर मैं 10 बंदे नए डालूंगा तो 10 बंदे और निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ग्रोथ अब नहीं हो रही, चीज जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब यहाँ पे देखो जो ग्रोथ है वो जो नंबर ऑफ सेल्स है लिविंग सेल्स। एक बात और कि ये चीज लिविंग सेल के लिए डेथ नंबर ऑफ जो डेड सेल्स है उसको शो नहीं करती, ये जो ग्रोथ कर रहा है लिविंग सेल्स को शो कर रही है। तो वो जो लिविंग सेल्स है जो ग्रोथ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ में जब भी इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। टाइम गुजर रहा है लेकिन ग्रोथ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इस फेज को हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। इस फेज को क्या बोलेंगे, तीसरा फेज को स्टेशनरी फेज। मतलब स्टेशनरी फेज वो वाला फेज होगा जिसमें नए बनने वाले जो सेल्स हैं वो और जो मरने वाले सेल्स हैं उनकी तादाद बराबर होगी, जितने बन रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। तो ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। अब ये कब होगा, जब रिसोर्सेज डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये मीडियम बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा तो अब नए बनने वाले खत्म हो जाएंगे, मतलब नए सेल्स बन नहीं रहे, लेकिन जो पुराने वाले सेल्स हैं वो एक्सपोनेंशियली मरना शुरू कर देंगे, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये वाला फेज जो है, ये जो चौथा फेज है जिसमें नए सेल अब नहीं बन रहे, लेकिन जो पुराने सेल हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए, वो मरना शुरू हो गए, इस फेज को बोलेंगे जो चौथा फेज है वो हमारे पास क्या है, डेथ फेज। वो क्या है हमारे पास, डेथ फेज, या इसको डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं। क्या फेज बोलते हैं, डिक्लाइन फेज। तो डेथ फेज या डिक्लाइन फेज क्या होगा, जिसमें नए सेल्स उस मीडियम के अंदर नहीं बनते, इसी मीडियम की बात कर रहा हूँ, नए सेल्स उस मीडियम के अंदर ना बन रहे हो, लेकिन पुराने वाले जो सेल्स हैं वो भी बतदरीज मर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे डेथ फेज। और इस तरीके से हमारे पास जो एक लाइफ साइकिल बैक्टीरिया का एज अ पॉपुलेशन वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया जाता है लैब के अंदर बैच कल्चर मेथड या फेड बैच कल्चर मेथड, तो उसमें अमूमन जो है हमारे पास बैक्टीरिया लिए जाते हैं स्टेशनरी फेज से। किस फेज से, मतलब स्टेशनरी फेज से कुछ बैक्टीरिया उठा के उसको नए मीडियम में डाल देते हैं, तो दोबारा से ये काम शुरू हो जाता है। कई बैक्टीरिया उठा के नए नए मीडियम में डालते जाते हैं, जिसको बैच कल्चर कहा जाता है, फेड बैच कल्चर। तो वो बेसिकली हमारे पास स्टेशनरी फेज से बैक्टीरिया को उठाया जाता है, क्योंकि डेथ फेज से उठाए तो वो उसमें फिर दोबारा ये वाला जो टाइम है ये बहुत ज्यादा लगेगा, उसको दोबारा रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। तो स्टेशनरी फेज से जो ज्यादातर वो उठा लिया जाता है नए बैक्टीरिया को। तो ये हमारे पास होते हैं 4 फेजेस ग्रोथ करके, कि हमारे पास बैक्टीरिया में जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रही है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था वो मैंने बता दिया। और ये जो 4 फेजेस है उस ग्रोथ इसके समेत, इस कर्व समेत काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लो। और यहाँ पे आके हमारे पास जो ग्रोथ इन बैक्टीरिया है वो हो गया कंप्लीट। तो फर्स्ट ईयर वाले या जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो इसके बाद ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो अब इसके बाद इसके एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसकी एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। और वो एनालिसिस क्या होगा कि ये तो हमारे पास ग्रोथ कर्व है, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस ग्रोथ कर्व को इफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स कंट्रोलिंग द ग्रोथ कर्व। ये ग्रोथ कर्व जो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई तो बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे इस ग्रोथ को, उसमें हमारे पास सबसे पहले है ऑक्सीजन। क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इफेक्ट करेगा अगर बैक्टीरिया, क्या है हमारे पास, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक तो ऑक्सीजन जो इफेक्ट करेगा, दूसरा पीएच है, क्या है हमारे पास, पीएच है, तीसरा हमारे पास टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर, और चौथा हमारे पास लाइट है, क्या हमारे पास है, लाइट। ये 4 ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इफेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर, लाइट। ठीक है, ये बात हो गई। अब इससे रिलेटेड देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट खुलेंगे। ऑक्सीजन क्या है, अब ऐसे बैक्टीरिया देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए जनरेशन टाइम भी डिफरेंट होता है और फैक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो उस लिहाज से देखो बैक्टीरिया की बहुत सारी टाइप्स हम लोगों को पता लग जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऐसे देखो बेसिकली हमारे पास 2 क्लासेस है, एक ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। ठीक है, 2 तरह के बैक्टीरिया होंगे। एक हमारे पास क्या होंगे, एरोब्स, क्या होंगे, एरोब्स, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, रिक्वायर होती है। और एक हमारे पास होंगे एनारोब्स, जिनको नहीं चाहिए होती। ये बात ये तो शुरू में सबने देखा हुआ है। अब देखो ऐसे बैक्टीरिया जिनको मस्ट ऑक्सीजन चाहिए, मतलब अगर उनको ऑक्सीजन ना मिले तो वो मर जाएंगे, वो क्या होंगे, मर जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन मस्ट होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो डेथ फेज में चले जाएंगे, वो मर जाएंगे। ऐसे एरोब्स को बोलते हैं हम ऑब्लिगेट एरोब्स। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्लिगेट एरोब्स। ऐसे एरोब्स, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन मस्ट चाहिए होती है। फिर ऐसे एनारोब्स जिनको बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, अगर उसको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिले तो वो मर जाएंगे। ठीक है, देखो एक जिनको बिल्कुल चाहिए होती है, बगैर उसके वो मर जाएंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनको अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिले तो वो मर जाएंगे, उसको बोलेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स। उनको क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट एनारोब्स। मतलब ऐसे एनारोब्स बैक्टीरिया कि अगर उनको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिल गई तो वो मर जाएंगे। एक इनके बीच की एक टाइप होती है, मतलब वो एनारोब्स ही होते हैं लेकिन उनको कहेंगे फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्या बोलेंगे इसको, फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होंगे, ये एक ऐसे एनारोब्स है कि अगर उनको ऑक्सीजन मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, मतलब वो दोनों में खुश हैं। ऐसे एनारोब्स कि अगर उनको ऑक्सीजन मिले तो वो ऑक्सीजन वाले जो सेलुलर रिस्पायरेशन है जो हमारे पास उसमें इंटर हो जाएंगे। अगर उनको ऑक्सीजन ना मिले तो वो हमारे पास जो
एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें फर्मेंटेशन वगैरह आ जाती है वो इसमें इंटर हो जाएंगे, तो उनको कोई लेना देना नहीं होता। ऑक्सीजन मिले वेल एंड गुड, ना मिले दफा हो जा, वही वाला काम इनका है। आ गए हो तो आ गए, नहीं आए तो कोई जरूरत नहीं। उनको हम कहेंगे फैकल्टेटिव एनारोब्स। उनको क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव एनारोब्स। मतलब फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होंगे कि अगर उनको ऑक्सीजन मिल गई तो वो हमारे पास क्या होगी, जो एरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करेंगे, तो वो दोनों में खुश है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे होंगे, अब देखो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन मैं बता रहा हूं। फिर कुछ ऐसे होंगे जिसको एरो टॉलरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरो टॉलरेंट एनारोब्स। एरो टॉलरेंट एनारोब्स क्या है? ये बेसिकली एनारोब्स ही है, लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब देखो ऑब्लिगेट एनारोब्स को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो वो मर जाएंगे। फैकल्टेटिव को मिल गई तो भी खुश, ना मिली तो भी खुश। अगर मिल गई तो वो एक सिस्टम शुरू करेंगे, ना मिली तो दूसरा सिस्टम शुरू करेंगे। एरो टॉलरेंट एनारोब्स ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रिस्पायरेशन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन करेंगे। लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन मिल गई तो वो उनसे मरेंगे नहीं। उनसे फैकल्टेटिव और एरो टॉलरेंट में यही फर्क है। फैकल्टेटिव को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो वो हमारे पास ऑक्सीजन वाला जो रिस्पायरेशन है, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो करेंगे, ना मिली तो वो फिर फर्मेंटेशन करेंगे। ये वाले एनारोब जो हैं, जो एरो टॉलरेंट एनारोब्स हैं, वो करेंगे हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन, लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन मिल गई तो वो सब कोई हार्म उनको नहीं पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसको क्या बोलेंगे? एरो टॉलरेंट एनारोब्स। क्या बोलेंगे इसको? एरो टॉलरेंट एनारोब्स। तो ये बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। कितने सारे टाइप्स हो गए? ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फिर उसके बाद फैकल्टेटिव एनारोब्स और एरो टॉलरेंट एनारोब्स। ये भी ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बात करें? पीएच की बात करें, ठीक है। अब कुछ जो होंगे, कुछ बैक्टीरिया वो न्यूट्रल पीएच पे ज्यादा सर्वाइव करेंगे, कुछ बैक्टीरिया वो एसिड वाले इन्वायरमेंट पे ज्यादा सर्वाइव करेंगे, कुछ बैक्टीरिया जो है वो बेसिक इन्वायरमेंट में ज्यादा सर्वाइव करेंगे। हर बैक्टीरिया की स्पीशीज डिफरेंट हो सकती है, टाइप डिफरेंट हो सकती है। तो पीएच के बेस पे भी बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं। पीएच के बेस पे बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हैं। एक वो वाले बैक्टीरिया होंगे जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में खुश होंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में, मतलब उनके लिए पीएच जो है वो लेस देन 5 हो। लेस देन क्या हो? 5 हो। तो हमारे पास ये क्या है? पीएच हमारे पास अगर लेस देन 5 हो तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। उस तरह के बैक्टीरिया जिनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होती है उसको बोलते हैं एसिडोफाइल। उसको क्या बोलते हैं? एसिडोफाइल या एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको पीएच कम चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि न्यूट्रल खुश होंगे, उसको बोलते हैं न्यूट्रोफाइल्स। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफाइल्स। मतलब जो पीएच 7 पे खुश रहते हैं, जो हमारे अंदर मैक्सिमम बैक्टीरिया है वो पीएच 7 पे ही खुश रहने वाले हैं, न्यूट्रोफाइल्स है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि बेसिक एनवायरनमेंट में खुश होंगे, उसको बोलते हैं अल्कलीफाइल्स। उसको क्या बोलते हैं? अल्कलीफाइल्स या अल्कलाइन। जो हमारे पास एनवायरनमेंट होता है, जो बेसिक एनवायरनमेंट है, तो वो उसमें खुश होते हैं, तो उसको फिर अल्कलाइन फाइल्स बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच इसकी कितनी टाइप्स हो गई? 3 टाइप्स हो गई, एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स और दूसरी क्या है? अल्केनोफाइल्स। अब हमारे पास अगले की अगर हम बात करते हैं, अब ये सारे फैक्टर्स हैं, इसी के बेस पर डिफरेंट बैक्टीरिया भी बन रहे हैं और ये फैक्टर जो है वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इफेक्ट भी करेंगे। अब पीएच की बेस पर, टेम्परेचर की बेस पे भी देखो, कुछ ज्यादा ठंडे इलाकों में को पसंद करेंगे, कुछ ज्यादा गर्म इलाकों को पसंद करेंगे, और कुछ जो है वो मॉडरेट इलाकों को पसंद करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर ना ज्यादा है ना कम है। तो इस लिहाज से टेम्परेचर के लिहाज से भी बैक्टीरिया की 3 टाइप्स हो जाती है। कितनी टाइप्स हो जाती है? 3 टाइप्स हो जाती है। जो ज्यादा ठंडे इलाकों को पसंद करते हैं उसको बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। उसको क्या बोलेंगे? साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स। अब साइक्रो का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा एरिया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस उससे कम अगर टेम्परेचर हो तो ये वहां पे खुश रहेंगे, इसको कहेंगे साइक्रोफाइल्स। जो हमारे पास आर्कटिक लेक्स हैं, जितने भी ठंडे पानियों की झील है या ठंडे बर्फीले इलाके हैं, ग्लेशियर्स हैं, वहां पे ऐसे बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे जो कि साइक्रोफाइल्स होंगे, कम टेम्परेचर वाले। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनको मॉडरेट चाहिए होगा, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होगा, उसको बोलते हैं मीजोफाइल्स। उसको क्या बोलेंगे हम? मीजोफाइल्स, जिनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। और कुछ ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर का शौक होगा, उसको कहेंगे थर्मोफाइल्स। उसको क्या कहेंगे हम?
थर्मोफाइल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर भी बैक्टीरिया के टाइप्स निकल आए। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लाइट जो है उसके भी टेम्परेचर जो बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन व लाइट उनको मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल होता है जो कि पिगमेंट है और पिगमेंट का लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है। तो साइनोबैक्टीरिया इसकी एक टाइप हो गई ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन अब साइनोबैक्टीरिया एक और है जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। कौन कौन से? ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। ये कौन से वाले बैक्टीरिया होंगे? ऐसे बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, मतलब इसको लाइट तो चाहिए होती है लेकिन ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्योंकि वो H2O को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? H2O को यूज करते हैं। जबकि ग्रीन या पर्पल बैक्टीरिया जो है वो H2S को यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं इन द मतलब H2O की जगह, मतलब वाटर की जगह वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, तो वो रिलीज भी फिर सल्फर करते हैं। इसको सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसको फिर रिलीज क्या करते हैं? सल्फर करते हैं। तो इन दोनों को चाहिए होती है लाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट फिर साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर सिक्रोफाइल्स, मेसोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच हो गए हमारे पास एसिडोफाइल, न्यूट्रोफाइल और दूसरे के अल्कलीफाइल्स। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स और एरोटॉलरेंट एनारोब्स। तो ये सारे जो हम ये हमारे पास ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को ग्रोथ के। मतलब अगर एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और उसको तुम लोगों ने थोड़ी सी भी ऑक्सीजन यहाँ पे वो हमारे पास कल्चर में इंट्रोड्यूस करवा दी तो बैक्टीरिया मर जाएंगे और ये ग्रोथ का जो हमारे पास कार्य है ये खराब हो जाएगा। इस तरह जिनको चाहिए होती है और उनको ना दो तो भी मसला। इसी तरह पीएच है, अगर एसिडोफाइल कोई हमारे पास बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे और पीएच तुम लोगों ने उसकी एकदम से बेसिक कर दी तो वो तो मर गए। तो उनमें पीएच को भी कंट्रोल रखना होगा, इसी तरह लाइट को भी कंट्रोल रखना होगा, टेम्परेचर को कंट्रोल रखना होगा एंड किसको? ऑक्सीजन को भी कंट्रोल रखना होगा। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो होप्स आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।